हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है एक तरीके से 27, क्योंकि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ फेमिलियरिटी के लिए है। करेक्ट, उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैंने कहा कंसोलिडेटेड पीएनएल है और उसके बाद यूनिफॉर्म पॉलिसी का टॉपिक है। अदरवाइज ये एक तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके मॉड्यूल का एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 27। अब उसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में वो क्या कहता है, बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी दी हुई है तुम्हें इस क्वेश्चन में, और कहता है विराट लिमिटेड, जस्ट वेट, जो बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है एक तो विराट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी अनुष्का लिमिटेड ऑन 31/3/2022, ये बैलेंस शीट है। विराट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, करेक्ट। ये जो एच लिमिटेड लिखा है ये विराट लिमिटेड के लिए है, सब्सिडियरी कंपनी जो है वो अनुष्का लिमिटेड के लिए है। डेट्स वगैरह मैंने चेंज नहीं कराई, 31/3/2022 की बैलेंस शीट है। अब सबसे पहले तो उसने शेयर कैपिटल दी है, दोनों कंपनी की शेयर कैपिटल दी है जो कि हमेशा दी होती है। यहां पर उसने नोट 1 भी लिख दिया है, नोट 1 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। नीचे उसने नोट्स में लिखा है कि शेयर कैपिटल जो है विराट के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है विराट लिमिटेड के 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, जबकि अनुष्का लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर 40,000 है। एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल 4 लाख की है। यानी कि हमें यह पता लग गया कि एक शेयर 10 रुपए का है। इज इट क्लियर टू यू? एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। अब जनरल रिजर्व जो है खास तौर से सब्सिडियरी कंपनी का 1 लाख है। इस केस में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर केवल और केवल तुम्हें जनरल रिजर्व गिवन है, करेक्ट। उसके अलावा क्वेश्चन में आगे कहता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं 2 लाख की और 1 लाख की। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स हैं 1 लाख के और 1 लाख के। फिर उसने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख एंड 3 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे होल्डिंग कंपनी के कॉलम में लिखा है 3,20,000। फिर से यहां पर नोट दिया हुआ है और नोट में उसने नीचे कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना ही लिखा है शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट करी हुई हैं, ये जो 3,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे 3,20,000 रुपीज में। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इन्वेंट्रीज जो है 1,60,000 और 2 लाख की हैं। उसके अलावा ट्रेड रिसेबल 80 और 140 के हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 एंड 60,000 का है। नीचे क्वेश्चन में सिर्फ वो कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31/3/2022। और वो क्या कह रहा है कि विराट लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स ऑफ अनुष्का लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जब अनुष्का लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी, यानी कि जब सब्सिडियरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, करेक्ट, जब इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब कब इनकॉर्पोरेट हुई थी ये हमें नहीं पता। कह रहा है जो एच लिमिटेड है तब से उसको कंट्रोल कर रही है और एच लिमिटेड के पास 80% शेयर है। मान लेते हैं कि ये एस लिमिटेड नाम की कंपनी 10 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि ये 10 साल से हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, करेक्ट। 10 साल हो चुके हैं। अब 10 साल के बाद मान लेते हैं ये करंट ईयर हमें दिया हुआ है। अब ये करंट ईयर जैसे कि तुम देख रहे हो खत्म हो रहा है 31/3/2022 को, और ओपनिंग डेट इसकी 1/4/2021 की है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में जाहिर है कि ये सारा का सारा पीरियड जो है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें तुम्हें ये दिया हो कि बहुत पहले से ही ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी चली आ रही है, तुम्हें कोई गुडविल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने की जरूरत क्यों नहीं है, पहले तो पॉइंट ये समझना है। क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व उस दिन कंप्यूट करा जाता है जब हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चन में कंट्रोल करंट ईयर में एक्वायर हो रहा था, करंट ईयर के बिगनिंग में एक्वायर हो रहा था या बिगनिंग की डेट के बाद हो रहा था, लेकिन करंट ईयर में हो रहा था। तो यहां तो ये हमारी पहले से ही सब्सिडियरी कंपनी चली आ रही है। जब हमने कंट्रोल एक्वायर करा होगा तब हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करे होंगे। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। भाई स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स हम इसीलिए तो बनाते हैं ना कि कंट्रोल के दिन हमारे पास कितने एसेट थे, पेरेंट का हिस्सा कितना था, माइनॉरिटी का हिस्सा कितना था, तो वो भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हम बना ही नहीं सकते, मैं वैसे बता रहा हूं कि बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट नहीं करने। और अगर मुझे स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स नहीं बनाने हैं तो इसका मतलब मुझे कुछ भी एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस जो रिजर्व एंड सरप्लस आइटम का करा जाता है वो नेट एसेट्स के लिए करा जाता है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ, और क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तुम्हें सिर्फ एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके इसमें दिखा देनी है।
अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब मैं इसमें बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखें यहां पर जो शेयर कैपिटल है वो तो सब्सिडियरी कंपनी की ही आएगी, इजंट इट और नॉट। शेयर कैपिटल तो सब्सिडियरी कंपनी की आएगी। एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दें। लीजिए जी, अब जो शेयर कैपिटल मैं ये बता रहा था ये तो सब्सिडियरी कंपनी की आएगी। अब मुझे मान लेते हैं, उसके बाद तुम्हें मालूम है कि हम कंसोलिडेटेड रिजर्व लिखते हैं। जब मैं कंसोलिडेटेड रिजर्व लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तुम्हें मालूम है कि हम एक तो होल्डिंग कंपनी का लिखते हैं, करेक्ट, और होल्डिंग कंपनी में हम पोस्ट एक्विजिशन ऐड करते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी के जनरल रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। और मैं बोल चुका हूं कि ये सारा का सारा जो बैलेंस है जनरल रिजर्व में, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बता रहा है, 1 लाख रुपीस, 1 लाख का बैलेंस है जनरल रिजर्व में। और कंट्रोल तो हमने करंट ईयर में करा ही नहीं है ना, कंट्रोल तो हमने क्या बोलते हैं आज से 9-10 साल पहले करा हुआ है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल ये 1 लाख रुपीस जो जनरल रिजर्व में कमाया होगा, ये सारा पोस्ट एक्विजिशन है। तो इस पोस्ट एक्विजिशन में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा और माइनॉरिटी का कितना होगा। होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% होगा, माइनॉरिटी का शेयर 20% होगा, क्योंकि 80% कंट्रोल हमारा है। तो जनरल रिजर्व का मैं 80,000 रुपीज इसमें ऐड कर दूंगा, पोस्ट एक्विजिशन शेयर, दैट्स ऑल। इसी तरीके से फिर जो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ये हम मिला करके लिख देंगे, बस ऐड करके ट्रेड पेबल ऐड कर करके लिख देंगे। अब मुझे लायबिलिटी साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखने के लिए हम ये देखेंगे सब्सिडियरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, भाई 4 लाख है। अब 4 लाख में हमारा हिस्सा तो ठीक है, अब माइनॉरिटी का हिस्सा कितना होगा, माइनॉरिटी का हिस्सा 20% होगा, यानी कि 80,000 होगा। और जो जनरल रिजर्व इस साल कमाया गया 1 लाख, उसमें 20% यानी कि 20,000 इनका हिस्सा होगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 1 लाख रुपीस का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप लिखेंगे तो 1 लाख रुपीस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैंने भैया अभी आपको बताया। उसके अलावा बाकी इसमें तुमने मिला करके लिख देना है। इन्वेस्टमेंट हम लिखते नहीं है, इन्वेंट्रीज मिला करके लिख देंगे, ये मिला करके लिख देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला करके लिख दिया जाएगा, करेक्ट। बीच में थोड़ा इंटरनेट लैग हो गया था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुका। तो 40 + 60,000 इस तरीके से हमने इसको करना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो एक बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप कहते हो तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। लीजिए जी 27। तो 27 क्वेश्चन में सिर्फ हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो 27 क्वेश्चन मैंने ये करा, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे इसमें सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तुम्हें, क्योंकि और कुछ करने के लिए इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 1 शेयर होल्डर्स फंड हम लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल किसकी लिखी जाएगी सर, शेयर कैपिटल तो आप फटाफट जो है होल्डिंग कंपनी की लिख दो। तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल हमने देखा था 6 लाख है, 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि सब्सिडियरी की शेयर कैपिटल को मैंने नहीं लिखा। फिर उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम इसमें लिखते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम जब हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया, तो इस केस में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ जनरल रिजर्व गिवन है। तो जनरल रिजर्व पहले तो जो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है उसको आप लिखो। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपीस का है। अब होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना रहा होगा पोस्ट एक्विजिशन में, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। अब पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व मैंने बताया कि बिकॉज ये हमारी पहले से ही सब्सिडियरी कंपनी चली आ रही है, तो इस साल जो भी जनरल रिजर्व में कमाया गया जो कि 1 लाख रुपीस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, तो उस 1 लाख में ये सारा का सारा पहले तो पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा और उसमें 80% हमारा हिस्सा होगा। तो 80,000 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1,80,000 में आउटर कॉलम में लिख दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। फिर मैंने बताया था इसके अंदर हमें माइनॉरिटी क्लेम भी लिखना पड़ता है। तो माइनॉरिटी क्लेम जब मैं इसके अंदर लिखूंगा, माइनॉरिटी क्लेम, तो माइनॉरिटी क्लेम जब मैंने लिखा तो पहले तो माइनॉरिटी के पास शेयर कैपिटल कितनी है,
क्योंकि जिस दिन हमने एक्वायर करा होगा सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल उस दिन भी 4 लाख की रही होगी। तो 4 लाख इंटू 20%, तो माइनॉरिटी का हिस्सा 80,000 शेयर कैपिटल उनके पास है। अब प्लस कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व में माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, जैसा कि अभी मैंने बताया 1 लाख रुपीस इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुए, उसका 20% जो है वो माइनॉरिटीज को बिलोंग करेगा, तो 20,000 रुपीस आप लिख देंगे। आउटर कॉलम में आपने 1 लाख रुपीस लिख देना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तुम्हें दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लिख देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों कंपनी की बस मिला करके आपने ऐड कर करके जिस लिखनी है, जिसको हम बोलते हैं लाइन बाय लाइन एडिशन। तुम्हें मालूम है कि होल्डिंग कंपनी के कॉलम में 2 लाख लिखा हुआ है और माइनॉरिटी और सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में 1 लाख लिखा है, तो इसको मिला करके आप आउटर कॉलम में लिख दें, टोटल आ जाएगा 3 लाख। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटी हम इसमें लिखेंगे। अब जहां तक करंट लायबिलिटी का सवाल है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर तुम्हें ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। दोनों कंपनी के ट्रेड पेबल्स को बस मिला करके आपने लिखना है 1 लाख 1 लाख। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में 10 ऑलमोस्ट जब सब्सिडियरी कंपनी बनी थी तब से ये हमारी होल्डिंग कंपनी चली आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये करने की जरूरत नहीं है तो तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स यानी कि एनालिसिस टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर एसेट्स, अब जहां तक एसेट्स का सवाल है, तो सबसे पहले तो हम नॉन करेंट एसेट लिखते ही लिखते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी हम पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी टेंजेबल लिखेंगे। हालांकि उसने सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा है, तो मान के चल रहे हैं सारे टेंजेबल होंगे। 4 लाख हमारे, 3 लाख इनके हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लाइन बाय लाइन एडिशन कर करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 7 लाख। इजंट इट और नॉट? उसके अलावा कोई गुडविल तो इसमें मतलब नहीं है। बी, फिर उसके बाद हम करंट एसेट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, करंट एसेट। अब करंट एसेट के अंदर जो आइटम्स हैं वो तुम मिला करके लिख दो। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज उसने दी हुई है 1,60,000 की, और शायद 2 लाख की थी, हाँ 2 लाख की थी, तो 3,60,000। तो इस तरीके से इन्वेंट्री का अमाउंट 3,60,000 का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? करेक्ट। अच्छा जी, उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है? अगला आइटम ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल 80,000 तो पेरेंट के, और उसमें ऐड कर दो 1,40,000। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 2,20,000 का हो जाएगा, 2,20,000। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 है, और उसमें प्लस कर दो 60,000। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। तो इस तरीके से इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो इसके साथ ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। करेक्ट। एक एक क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपसे वादा करा था, तो हमने एक एक क्वेश्चन कराया। 27 क्वेश्चन इन क्लास करा चुके हैं। उसके अलावा कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमने कराए थे। अब जो है इसके आगे का टॉपिक भी मैं करा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि तुम्हें वो फेमिलियरिटी के पर्पज से दिया हुआ है। आज इंटरनेट लैग कर रहा है, क्या चक्कर है? वेट एक मिनट, कभी कभी ना ये लैग करता है तो वो आता नहीं है, अब आ गया है। तो इसके आगे मैंने ये लिखा हुआ है एक टॉपिक, कंसोलिडेटेड पीएनएल। कंसोलिडेटेड पीएनएल मैंने कहा ये सिर्फ फैमिलियरिटी के लिए दिए, इससे पहले तक आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कंसोलिडेटेड पीएनएल का
मतलब क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। अब तुम्हें मालूम है कि अब बेसिकली तुम्हारा ये जो चैप्टर डील करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम तो है, लेकिन बेसिकली ये डील करता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का आर्ट आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है। अब कंसोलिडेटेड पीएनएल भी जब बनाएंगे तो दोनों कंपनी के जो पीएनएल के आइटम होते हैं, जो कि तुमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और दुनिया भर के फिर जो खर्चों की लिस्ट है, तो ये सारे हम मिला करके लिखेंगे। और इसमें भी वही रूल है कि एक दूसरे से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगी उसको एलिमिनेट करना होता है। बस इतना सा काम करना है। कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कह रहा है गिवन बिलो आर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब की बार तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। करेक्ट। अब उसने पहले तो इनकम के आइटम्स लिखे हैं, एच लिमिटेड के भी एस लिमिटेड के भी। इनकम के आइटम्स के अंदर जो आपको मालूम है सेल्स एंड अदर इनकम लिखते थे ना आप। सेल्स वैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माना जाता था और अदर इनकम, तो उसने खैर मिला करके दे दिए 5000 और 1000। फिर कहता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कई लोग इंक्रीज इन इन्वेंट्री को एक्सपेंसेस के अंदर दिखा देते हैं और वैसे आप चाहो तो इसको इनकम के पार्ट में भी ऐड कर सकते हो। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5000 और 1000 ऐड करने के बाद टोटल इनकम इतनी हो गई और 1200 टोटल इनकम इस कंपनी की हो गई। अब तुम्हें जो खर्चे दिए हुए, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 800 और 200, वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है 800 और 150, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिए हुए 200 और 100, उसके अलावा तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए 200 और 100। तुम्हें मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एंड वेजेस एंड सैलरीज किस में आएंगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस में आएंगे? अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। और उसके अलावा इंटरेस्ट का खर्चा दिया है जो फाइनेंस कॉस्ट का आइटम होता है। फिर डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, तुम्हें मालूम है डेप्रीशिएशन की एक हेडिंग होती है। ये खर्चे माइनस करने के बाद, करेक्ट, ये खर्चों का टोटल दिया है और तुम्हें टैक्स एक्सपेंसेस दिए हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब हमने मिला करके ही लिखना है, बस हमें कुछ चीजों का मालूम होना चाहिए। उन कुछ चीजों में जो मालूम होना चाहिए वो क्या मालूम होना चाहिए? वो कह रहा है एच लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड करे एस लिमिटेड को 120 लाख के एट कॉस्ट प्लस 20%। एच लिमिटेड ने, वो कह रहा है एस लिमिटेड को सामान बेचा। देखो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सामान बेचा है। इज इट क्लियर टू यू? इनडायरेक्टली देखो एच ने तो सेल करा है, इसका मतलब एस लिमिटेड ने परचेज करा है। एक ही बात है, इसने परचेज करा है एस लिमिटेड ने। अब वो कह रहे हैं एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड एट 120 lakhs एट कॉस्ट प्लस 20%। यानी कि एच लिमिटेड ने सामान तो इनको बेचा था 120 लाख का, 120 लाख का सामान बेचा था। करेक्ट, नंबर 1। या हम यूं कहें कि एस लिमिटेड ने 120 लाख का सामान परचेज करा था। करेक्ट। अब वो कह रहा है ये जो सामान बेचा गया था इस पे प्रॉफिट कमाया गया कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि इसके अंदर जो मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन, अगर आप मार्जिन कंप्यूट करेंगे इसके अंदर मार्जिन कितना हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 20% का मतलब 20 अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 120 होगी, क्योंकि कॉस्ट 100 मार्जिन 20, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120, तो मार्जिन 120 हो जाएगा। अब उसने ये भी बताया कि जो इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड है इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग ₹24 lakhs। तो एस लिमिटेड ने जो सामान परचेज करा था उसमें 24 लाख रुपए का सामान अभी बचा हुआ है। इस 24 लाख में पहले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1/6 हो जाएगा। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू 4 लाख, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24। तो एक तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं। एक तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इसमें मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, जो इन्होंने ये जो सामान एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बेचा है, तो बाद में जब मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करूंगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कंप्यूट करूंगा, जो पहला आइटम होता है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करी है एक्सपेंसेस के अंदर, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये 800 और 200 पहले तो हम ऐड करके लिख देंगे।
यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर क्या आ जाएगी, 800 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स बाय एस लिमिटेड, परचेज ऑफ गुड्स बाय एस लिमिटेड फ्रॉम एच लिमिटेड, फ्रॉम एच लिमिटेड, ये मैं माइनस कर दूंगा। और हमने जो गुड्स परचेज करे हैं, बिकॉज हमने तो परचेज 120 लाख में करे ना, तो मुझे थोड़ी परचेज करने वाली कंपनी तो जितने पे सामान खरीदेगी वो तो यही सोचेगी उसकी कॉस्ट इतनी है, तो 120 लाख में इसमें से एक तो माइनस करूंगा, 300 लाख। इज इट क्लियर टू यू? ये 300 लैक्स आ जाएगा। उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, ये 300 लैक्स आपके पास आ गया, तो ये सॉरी 300 कैसे आ जाएगा, 1000 में से ये मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 880 आ जाएगा। अभी तक की जो पोजीशन है 1000 माइनस 120। अब 1000 में से 120 माइनस करने के बाद 880 की फिगर आ गई आपकी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी दिए हैं। अगर कभी क्वेश्चन में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिए हों, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, करेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन में यूज होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिए हैं दोनों कंपनी के 200 प्लस 100, तो 300 वो भी तुम इसमें ऐड कर करके लिखोगे और रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर 1180 आउटर कॉलम में लिखी जाएगी। अब बारी आती है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज की। चेंजेस, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैंने अभी बताया नहीं, तो एक अनरियलाइज प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बाद में जब मैं चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखूंगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज जब हम लिखेंगे तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब ही है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो 100 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 1200। तो 1200 पहले तो टोटल कर देना इन्वेंट्री। अब तुम्हें मालूम है कि जो इन्वेंट्री बची हुई है, खास तौर से जो एस लिमिटेड की इन्वेंट्री है, एस लिमिटेड की इन्वेंट्री के अंदर उसने कहा जो 120 लाख का सामान एस लिमिटेड ने खरीदा था उसमें से 24 लाख का सामान एस लिमिटेड की इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड है। यानी कि जो एस लिमिटेड की इन्वेंट्री 200 की दी हुई है उसके अंदर 24 लाख की एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस पर है। तो इसको कॉस्ट पे लाने के लिए मैं इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करूंगा, तो वो हम 200 में से माइनस ना कर करके सीधा 1200 में से माइनस कर देते हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का जो टोटल आएगा उसमें से 4 लाख रुपए आप माइनस कर देना, आउटर कॉलम में 1196 की फिगर आप दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इस क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 lakhs पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फी। अभी मैंने पहले इसी लाइन को पढ़ा। देखो इस क्वेश्चन में बाद में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तुम्हें मालूम है कि एक्सपेंसेस के कॉलम में एक तो मैंने बताया कि हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर लिखेंगे। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में मैंने तुम्हें बताया। रॉ मटेरियल कंज्यूम के अलावा हम चेंजेस इन इन्वेंट्री एक्सपेंसेस के अंदर भी लिख सकते हैं, सेल्स में ऐड कर करके भी लिख सकते हैं। चलो हम एक्सपेंसेस के अंदर लिख देंगे, ये चेंजेस इन इन्वेंट्रीज लिखेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखते हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो आप इस केस में वेजेस एंड सैलरीज हैं, वो सिर्फ मिला करके आप लिख देंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंस मैंने बताया ऑलरेडी हमने यूज कर लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 200 प्लस 100 के तुम्हें दिए हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जब तुम बाद में अपना कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड पीएनएल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो पहले तो इन दोनों के आइटम को तुम ऐड कर करके लिख दोगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जो टोटल है 200 प्लस 100, जैसा कि मैंने बताया, पहले तो ये लिख दोगे। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 5 लाख के हैं पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ऑफ टाइम। हेलो, चलो ठीक है, ओके
ठीक, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। सॉरी, मैं इस फोन का वेट कर रहा था एक्चुअली। तो एनीवे, तो मैं ये बता रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में बेटा मैं क्या बता रहा था तुम्हें, कहाँ चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड। वो कह रहा है एस लिमिटेड के, ये तो एच लिमिटेड के, ये एस लिमिटेड के। वो कह रहा है जो एस लिमिटेड के एक्सपेंस हैं 100 रुपए के, इसमें से वो कह रहा है 5 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो उन्होंने एच लिमिटेड को पे करा है। यानी कि एस लिमिटेड ने 5 लाख रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किसको पे करे, होल्डिंग कंपनी को पे करे। क्यों पे करें? क्योंकि होल्डिंग कंपनी से इन्होंने कुछ कंसल्टेंसी रिसीव करी होगी, कंसल्टेंसी रिसीव करी होगी। होल्डिंग कंपनी ने हमें कुछ कंसल्टेंसी दी और जिसके लिए हमने इनको कुछ अमाउंट पे करा 5 लाख रुपए का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहले तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, 5 लाख रुपए मैं यहां से माइनस कर दूंगा। करेक्ट, 5 लाख रुपए तो माइनस कर दूंगा, यहां तो मैं लिख दूंगा जो भी आएगा आउटर कॉलम में 295। उसके अलावा तुम्हें मालूम है कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब मैं बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते समय हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स की फिगर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सेल्स एंड अदर इनकम उसने इकट्ठे दी हुई है, तो एक तरीके से ये टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स और अदर इनकम मिला करके टोटल रेवेन्यू बनाती हैं। तो खैर, जो इसके अंदर सेल्स का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ, सेल्स और अदर इनकम का अमाउंट दिया हुआ है, पहले तो दोनों कंपनी का 5000 दिया हुआ है प्लस 1000 दिया हुआ है। इतना ही दिया हुआ था ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, 5000 और 1000, ये दोनों कंपनी का सेल्स और अदर एक्सपेंस, ये तो चेंजेस इन इन्वेंट्री है ना। 5000 और 1000, 6000 रुपये। तो 6000 रुपीज पहले तो तुमने दोनों का ऐड कर दिया। टोटल सेल्स, इसका मतलब होल्डिंग की और सब्सिडियरी कंपनी की 6000 रुपए की। लेकिन इस इनकम में खास तौर से जो एच लिमिटेड की इनकम है, इस एच लिमिटेड की इनकम में नीचे क्या दिया हुआ था कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को 5000 रुपए पे करे। एक तो खर्चा है एस लिमिटेड के लिए, लेकिन एच लिमिटेड के लिए इनकम है क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज हमें दी। तो ये हम यहां माइनस करेंगे। इसको मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूं कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड फॉर कंसल्टेंसी फी। तो ये 5 लाख मैं यहां से माइनस करूंगा, यानी कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना है। तो तुमने देखा एक्सपेंसेस में से भी माइनस कर दिया और मैंने यहां से भी माइनस कर दी। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इसी तरीके से क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है, कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड बाय एस लिमिटेड एज कमीशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन। इसका क्या मतलब है? अब बाद में जब मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे ऐड करूंगा, पहले तो 200 और 250 का मैं टोटल लिख दूंगा। ये 250 पहले तो लिख दिया। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं, नीचे उसने कहा कि एच लिमिटेड के जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं उसमें 10 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है जो उन्होंने एस लिमिटेड को पे करा। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को पे करा है। और क्यों पे करा? क्योंकि एस लिमिटेड से को कमीशन के रूप में पे करा। चलो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को पे करा। हो सकता है कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को कोई सर्विसेज दी होंगी, कोई उनका काम करा होगा, जिसकी वजह से एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ अमाउंट पे करा बतौर एज ए कमीशन के रूप में। करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 250 है, इसमें से ये 10 लाख रुपए तो माइनस करेंगे, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में से माइनस करा। और बाद में जो मैं ये बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये जो सेल्स की फिगर है, इस सेल्स की फिगर में से पिछली बार तो होल्डिंग कंपनी की इनकम में कुछ अमाउंट था, अब ये एस लिमिटेड की इनकम में अमाउंट है, क्योंकि कमीशन के रूप में इनको कुछ पैसा एच लिमिटेड से मिला है, कमीशन रिसीव फ्रॉम एच लिमिटेड, और वो 10 लाख का मिला है। तो आउटर कॉलम में 6000 -5 -10 करके जो भी फिगर आएगी, शायद ये 5865 आ जाएगी। तो ये फिगर हम लिख देंगे।
ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? बस यही काम इसमें करना होता है। बाकी उसने क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं एच लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1000 lakhs प्रायर टू 2021-22। एच लिमिटेड का कंट्रोल एस लिमिटेड में 80% पर उस बात से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे इस क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए देखो, ये मैंने सब कर, जो मैंने अभी करा वही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने टाइटल लिखा कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये कंसोलिडेटेड पीएनएल का आपने टाइटल लिख दिया। जैसा कि मैंने कहा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर एंड अदर इनकम भी लिख देना, क्योंकि उसने मिला करके दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, पहले तो 5000 और 1000 टोटल 6000 लिखेंगे, और फिर मैं उसमें से लेस करूंगा इंटर कंपनी सेल्स। अब इंटर कंपनी सेल्स 5 लाख की है, ये सेल एक्चुअली एच लिमिटेड ने करी थी एस लिमिटेड को। उन्होंने एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कंसल्टेंसी दी थी और 5 लाख रुपए रिसीव करे थे। इसी तरह से 10 लाख रुपए की इनकम कमीशन के रूप में एस लिमिटेड ने हासिल करी थी। तो टोटल 6000 में से 15 माइनस करके 5865 आना चाहिए। 5865 आउटर कॉलम में 5865 आप लिख लेंगे, करेक्ट। तो टोटल रेवेन्यू 5865 आपका आ गया। अब टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस की फिगर माइनस करते हैं। अब मैंने कहा ये टॉपिक जो है वो फेमिलियरिटी के लिए है। इज ए क्लियर टू यू? बस ये इस तरह का क्वेश्चन आपके आने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोई रिस्क नहीं लिया। ये भी मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, इसलिए हमने कहा इसको भी करा दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो मैंने बताया था पहले तो दोनों कंपनी के रॉ मटेरियल को तुमने ऐड कर दिया, करेक्ट। फिर मैंने उसमें से दोनों कंपनी के आइटम को मैंने ऐड जब करा तो ये टोटल दोनों कंपनी का ये 800 प्लस 500 नहीं है, ये 200 है। ये ठीक कर लेना फिगर, 800 प्लस 200, तो टोटल कितना आ गया, 1000 आ गया। ये पहले दोनों कंपनी के कॉलम में जो दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो तुमने ऐड करा। देखो ये 800 और 200 दिया हुआ था ना यहाँ पर, ये 800 और 200, तो पहले तो तुमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद टोटल कितना आ गया, 1000। फिर जैसा कि मैंने करके बताया था, परचेजेस बाय एस लिमिटेड फ्रॉम एच लिमिटेड, तो एस लिमिटेड ने 120 लाख रुपए का सामान खरीदा था एस लिमिटेड ने। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, ये मैं 1000 में से माइनस करूंगा जैसा मैंने बताया। उसके अलावा मैंने कहा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है यानी कि प्रोडक्शन एक्सपेंस, वो भी ऐड करे जाएंगे 200 प्लस 100। तो 1000 तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसमें से 120 लाख की इंटर कंपनी परचेजेस हैं और 300 रुपए जो हमने ऐड करे वो प्रोडक्शन एक्सपेंस के ऐड करे। आउटर कॉलम में 1180 की फिगर आ जाएगी। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री मैंने बताया था, चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये फायदा हो रहा है। पहले तो दोनों कंपनी का तुमने ऐड करा, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करा, 1196 आएगा, लेकिन इसको नेगेटिव आइटम के रूप में लिखना, ये नेगेटिव आइटम के रूप में लिखना है 1196। इस तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी हुई हैं, उसमें भी मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताया हुआ है, क्योंकि हम खर्चों की लिस्ट बना रहे हैं ना, तो ये मेरा फायदा है, तो ये खर्चों को कम कर रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिव आइटम के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये गेन है तुम्हारे लिए। चेंजेस इन इन्वेंट्री का पहले तो अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री हमेशा ये मानी जाती हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये गेन है। तो तुम्हें गेन तभी होगा ना जब तुम्हारे खर्चे कम होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में तुमने वेजेस और सैलरी को ऐड कर करके 950 की फिगर आउटर कॉलम में लिख देनी है। फिर फाइनेंस कॉस्ट 100 और 50 तुम्हें दिया हुआ है, तो 15 रुपीज तुम यहां पर लिख दोगे। फिर डेप्रिसिएशन 150 है, तो 150 तुमने लिख दिया। अब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में बताया, पहले तो दोनों का ऐड कर देंगे, 300 आ जाएगा, और उसमें से वो खर्चे जो इंटर कंपनी खर्चे हैं जो एस लिमिटेड ने पे करे थे, 5 लाख रुपए पे करे थे एच लिमिटेड को। क्यों पे करे थे? क्योंकि एस लिमिटेड को कुछ कंसल्टेंसी दी थी एच लिमिटेड ने, तो 295 ये आ जाएगा। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में पहले तुम ऐड कर दोगे 200 प्लस 50, और कमीशन जो पे करा है, अब की बार जो पे करा है वो होल्डिंग कंपनी ने पे करा है एस लिमिटेड को 240। अब ये टोटल तुम कर लेना, जो भी ये टोटल आएगा उसको तुम लिखोगे, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस को टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके, अब टैक्स एक्सपेंस जो तुम्हें दिए हुए हैं 1200 और 400 दिए हुए हैं, तो 1400 माइनस कर देना, 2696 जो है वो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद ये छोटा सा एक टॉपिक, मैंने कहा ये सब फेमिलियरिटी के लिए है। अब ये
प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तुम्हें सिर्फ बताया गया है, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ बताने के लिए एक फेमिलियरिटी कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता लगे। क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वर्ड यूज होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको मालूम है इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, बैलेंस शीट भी आती है और ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती है। तो तुम्हें सिर्फ ये बताया गया कि दोनों कंपनी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगी तो कैसे बनाएंगी, बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात ही नहीं है, करेक्ट। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो तुम्हें उसका एक आइडिया दिया हुआ है कि दोनों कंपनी की अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट दी हो, जैसे बी कंपनी की दी है, एक ए कंपनी है होल्डिंग, एक बी कंपनी है, तो आपने सिर्फ ये मिला करके लिख देने आइटम को, ऐसी चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ मिला करके लिख देने। डिविडेंड पेड केवल एक ही कंपनी का दिया है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ मिला करके लिख देंगे। टैक्स प्रोविजन है मिला करके लिख देंगे, डेप्रिसिएशन है मिला करके आपने लिख दिया। इसी तरह इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इसका एक्चुअली इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसलिए कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये जीरो फिगर आ जाएगी। फिर इसी तरीके से 500 और 190 दिया है तो मिला करके आप लिख देंगे। फिर टैक्स की पेमेंट है 200, ये नेगेटिव पेमेंट है तो नेगेटिव आपने करा, तो उसके बाद 480 आ गया, 300, 180, ये नेट अमाउंट्स ऐड करने के बाद है। फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इनकी नेगेटिव 130 है, इनकी 120 है, तो यहां पर आप सीधा बस आपने ऐड कर करके लिख देना है। आपको ये सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि अगर दोनों कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट दी हो तो आपने आइटम की लाइन बाय लाइन एडिशन ऐड कर करके उसको आउटर कॉलम में लिख देना है, बाकी कुछ नहीं। ये सिर्फ फेमिलियरिटी के लिए टॉपिक दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, इसका तुम्हारा कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ तुम देख सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए। फेमिलियरिटी का मतलब है यू शुड हैव एन आइडिया कि प्रैक्टिकल लाइफ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती हैं, तो जितने भी उनके आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम हो, चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम हो, चाहे ऑपरेशनल एक्टिविटी के आइटम हो, उन सबको ऐड कर करके लाइन बाय लाइन ऐड कर करके कंसोलिडेटेड, बेसिकली ये जो लास्ट कॉलम है ये कंसोलिडेटेड कैश फ्लो का है। तो ये इसमें से समझाया गया, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। लेकिन एक टॉपिक है यूनिफॉर्म पॉलिसी। यूनिफॉर्म पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब क्या है, पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। पहले तो कह रहा है फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31 ऑफ, ये 12 कर लेना, मेरे ख्याल से ये डेट 31 ऑफ 12 2021 की है, ठीक है, ये डेट ठीक कर लेना, 31 ऑफ 12 21। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब क्या है, देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडियरी बनाएंगी तो तुम्हें मालूम है, अब हमने बहुत सारे अब क्वेश्चन कर लिए, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनके आइटम्स वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाए तो दोनों कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी, अब मान लो इनकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी कुछ और है, इनकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी कुछ और है, तो फिर कैसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल इन्होंने अपनी अपनी बैलेंस शीट को यूनिफॉर्म पॉलिसीज के आधार पर तैयार नहीं करा हुआ है तो बेसिकली कंसोलिडेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो कंसोलिडेटेड यूनिफॉर्म पॉलिसी का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि अगर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड उसकी सब्सिडियरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाहती हैं तो जरूरी है कि दोनों की जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट है दोनों की जो बनी हुई है, वो जहां तक हो सके उसमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या सिखाया गया है, इस क्वेश्चन में ये आपको समझाया गया है या सिखाया गया है कि अगर सब्सिडियरी कंपनी की डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और है और सब्सिडियरी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी और है, तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में सब्सिडियरी कंपनी को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म करना पड़ेगा एच लिमिटेड की पॉलिसी के आधार पर। दैट मीन इफ सब्सिडियरी कंपनी इज फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देन दे विल हैव टू रीस्टेट देयर बैलेंस शीट। अब मान लो एस लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट ऑलरेडी बना चुका है, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, जो इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी जो कि एच लिमिटेड से अलग थी, तो आपको या एस लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट को रीस्टेट करना पड़ेगा और वही अकाउंटिंग पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जो एच लिमिटेड ने अपनाई है। दैट मीन दे विल हैव टू ब्रिंग इन देयर अकाउंटिंग पॉलिसी इन ट्यून विद द होल्डिंग कंपनी।
एंड दे विल हैव टू रीस्टेट का मतलब है इनको अपनी बैलेंस शीट को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें यह समझाया गया है कि अगर एस लिमिटेड ने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी हुई है तो किस तरीके से वो अपनी बैलेंस शीट को रीस्टेट करती है। इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसमें तुम्हें यह बताया गया है सिर्फ कि सब्सिडियरी कंपनी अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो किस तरीके से वो अपनी बैलेंस शीट को रीस्टेट करेगी। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, और ये भी फेमिलियरिटी के लिए मैंने कहा, इसका वैसे कोई और यूज नहीं है आपके लेवल पे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका भी कोई यूज नहीं है, लेकिन ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, और खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दोनों कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब सेम होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, लेकिन है क्या? लेट्स हैव अ लुक। वो कह रहे हैं फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31/12/2021। अब जो ये सब पहले तो इस क्वेश्चन में जो बी लिमिटेड है वो सब्सिडियरी कंपनी है, सिर्फ उसी की बैलेंस शीट दी हुई है, और बी लिमिटेड की लास्ट ईयर के आइटम भी दिए हैं, करंट ईयर के भी दिए हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन में पहले तो मेन पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर के और करंट ईयर के दिए हुए। अब होने को तो जो लास्ट ईयर के दिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो करंट ईयर में होगा। तो करंट ईयर के जो इनके आइटम है सब्सिडियरी कंपनी को उनको रीस्टेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये तुम्हें देखना है। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेयर कैपिटल लास्ट ईयर इतनी थी, करंट ईयर में इतनी है। बेसिकली मुझे करंट ईयर के अमाउंट से ज्यादा मतलब है। रिजर्व इन सरप्लस 7,14,000 का है। करंट लायबिलिटी इन प्रोविजन के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में 1,70,000 की। फिर ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 4,94,000 के। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 4,30,000 का, 4,30,000 का, करेक्ट। उसके अलावा एसेट साइड में करंट ईयर में 3,20,000 लिखा है, और कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 96,000 का है। तो सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,24,000 पर नजर आ रही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब्सिडियरी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होंगी, 4 लाख की है। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री इतनी है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 8,91,000 सब्सिडियरी कंपनी ने लिखा है। कैश एट बैंक इतना है। और अदर करंट एसेट के अंदर 48,000। एक्चुअली जो ये अदर करंट एसेट है इसके अंदर आप लिख लेना प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है, ये लिखा नहीं हुआ है, आप लिख लेना प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 48,000 की ये इनकी बैलेंस शीट, खास तौर से करंट ईयर की, तुमने अच्छी तरह नोट कर ली। अब नीचे उसने क्या लिखा है, वो कह रहा है ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करेक्ट। ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं है, ये गलती से यहां प्रिंट हो गया, इसको छोड़ो। अब वो क्या कह रहा है कि बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। कह रहा है बोथ द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, दोनों कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही हैं। अब यहां उसने इंफॉर्मेशन क्या दी, ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। वो कह रहा है ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो इन्वेंट्री को वैल्यू करती है ऑन वेटेड एवरेज बेसिस के हिसाब से। और जो बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, वाइल बी लिमिटेड कंपनी यूज्ड फीफो बेसिस, बी लिमिटेड नाम की कंपनी फीफो बेसिस पर यूज करती है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि होल्डिंग कंपनी की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो तो वेटेड एवरेज पर इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं जो होल्डिंग कंपनी है। अब वो कह रहा है बी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो इन्वेंट्री को वैल्यू कर रही है फीफो के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। अब आगे ये भी लिखा है टू ब्रिंग बी लिमिटेड्स वैल्यूज इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000 एट द एंड ऑफ 2020 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2021। अब वो कह रहा है कि बी लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है, अगर हम उसको एच लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी वेटेड एवरेज के हिसाब से वैल्यू करेंगे, अगर वेटेड एवरेज के हिसाब से वैल्यू करेंगे, तो कहता है कि जो बी लिमिटेड की लास्ट ईयर की इन्वेंट्री है, जो लास्ट ईयर की इन्वेंट्री है उसको मुझे 12,000 से कम करना पड़ेगा, और जो करंट ईयर की इन्वेंट्री है उसको 34,000 से कम करना पड़ेगा। उसने तुम्हें यह बता दिया। यानी कि अगर मैं बी लिमिटेड की इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा वेटेड एवरेज के हिसाब से, जो कि पॉलिसी है होल्डिंग कंपनी की, तो वो कहता है करंट ईयर की इन्वेंट्री 34,000 से कम हो जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इररेलेवेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर का तो काम हो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ करंट ईयर में रीस्टेटमेंट करना है। तो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, एक तो इन्वेंट्री में से मैं 34,000 माइनस कर दूंगा,
देखो इन्वेंट्री जो तुम बैलेंस शीट में लिखते हो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को कम करेंगे तो एक तरीके से ये लॉस भी है। तो इसके दो इफेक्ट होंगे कि सब्सिडियरी कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, एक तो वो इन्वेंट्री जितने से कम हो रही है, एक तो वो कम हो जाएगा, करेक्ट। एक तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम माइनस कर देंगे 34,000 से, और दूसरा जैसा मैंने बताया जो इन्वेंट्री दी हुई है करंट ईयर की 7,42,000, ये जो करंट ईयर की है इसको मैं माइनस कर दूंगा 34,000। इज इट क्लियर टू यू? और जो ये रिजर्व एंड सरप्लस करंट ईयर का है उसमें से सिर्फ करंट ईयर का जो है 34,000 की इन्वेंट्री मुझे माइनस करनी पड़ेगी। इस तरह से रीस्टेटमेंट करी जाती है। उसके अलावा फिर उसने पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है? पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। अब यहां क्या इंफॉर्मेशन दी है उसने, पहले तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझें। वो कहता है बी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी एक पॉलिसी है, बी लिमिटेड नाम की एक पॉलिसी है कि हम जनरल प्रोविजन बनाते हैं और अपने डेटर्स को या ट्रेड रिसीवेबल को 1% हम प्रोविजन बनाते हैं। ये हमारी एक ट्रेड रिसीवेबल का 1% प्रोविजन बनाते हैं और ये हमारी एक जनरल पॉलिसी है, यानी कि जनरली हम एक प्रोविजन बनाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो लाइन लिखी है ना, तुम्हें समझना क्या पड़ेगा। बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसका मतलब है कि बी लिमिटेड तो ऐसा करती और ए लिमिटेड ऐसा नहीं करती। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ए लिमिटेड ये पॉलिसी फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब है कि ए लिमिटेड ये पॉलिसी फॉलो नहीं करती। अगर क्वेश्चन ऐसे लिख रहा है कि बी लिमिटेड की ये जनरल पॉलिसी है तो इसका मतलब ये पॉलिसी ए लिमिटेड की नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ए लिमिटेड ने ये जो इस साल ट्रेड रिसीवेबल लिखे होंगे ये तो 1% प्रोविजन के बाद लिखे होंगे ना। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब इसको तुम्हें कैसे ठीक करना है ये मैं बता रहा हूं। सपोज मेरे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल अगर 100 रुपए के हैं और मैं 1% का प्रोविजन बनाता हूं, प्रोविजन में 1% का बनाता हूं तो 1 रुपये का प्रोविजन हो गया। तो आफ्टर प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 99। आफ्टर प्रोविजन का मतलब जो आइटम मैंने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो अब बैलेंस शीट में मैंने कितना लिखा हुआ है? 8,91,000 लिखा हुआ है। अब बैलेंस शीट में 8,91,000 जो है वो इसका सिनोनिमस है, करेक्ट। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर 99,000 प्रोविजन के बाद ट्रेड रिसीवेबल है तो ओरिजिनल ट्रेड रिसीवेबल या प्रोविजन से पहले ट्रेड रिसीवेबल 100 है। अगर प्रोविजन के बाद ट्रेड रिसीवेबल 8,91,000 के हैं, 8,91,000 के हैं, तो ओरिजिनली डेटर्स कितने के थे? तो उसको हम निकाल सकते हैं 8,91,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 99। यानी कि अगर बी लिमिटेड ने प्रोविजन नहीं बनाया होता तो उनके डेटर्स बैलेंस शीट में 9 लाख के नजर आते। ये तुम्हें पता लग गया। तो इसका मतलब अब मुझे डेटर्स को 9,000 से जो मैंने प्रोविजन बनाया है, क्योंकि ये 8,91,000 तो 9,000 का प्रोविजन बनाने के बाद आया ना, तो मेरे को प्रोविजन को रिवर्ट या रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। 9,000 से मैं डेटर्स को बढ़ा दूंगा तो इस तरीके से डेटर्स की फिगर 9 लाख अब आ जाएगी। लेकिन ये 9,000 का प्रोविजन जब हमने बनाया था तो उस केस में जब इन्होंने प्रोविजन बनाया होगा तो इनका प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो अब हम उस प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बढ़ जाएगा प्रोविजन के अमाउंट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अमाउंट से रिजर्व एंड सरप्लस 9,000 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रीस्टेटमेंट होती रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? और अब एक लास्ट में उसने आइटम लिखा है, वो कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड, जो मैंने अभी बताया कि अदर करंट एसेट्स जो ये दिए हुए हैं, खासतौर से जो करंट ईयर के दिए तुम्हें उसको देखना है। वो कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरीड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 इन 2020 and rupees 30,000 in 2021, being part of initial advertising expenditure of 90,000 in 2020, which is being written off over 3 years. Similar amount of advertising expenditure of A Limited has been fully written off in 2020. थोड़ा टफ लाइन है, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है ये मैं अब आपको बताता हूं। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो यहां पर
वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो उसने ये जो बात करी है प्रीपेड एक्सपेंसेस के संदर्भ में करी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में करी है। वो कह रहा है कि बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने और बी लिमिटेड ने, पहले तो वो कह रहा है ईयर 2020 में इन दोनों कंपनी ने कुछ एडवर्टाइजिंग का खर्चा करा, इन दोनों कंपनी ने कुछ एडवर्टाइजिंग का खर्चा करा, करेक्ट। और एडवर्टाइजिंग का खर्चा जो करा है वो 90,000 का करा, इसने भी 90,000 का करा, इसने भी 90,000 का खर्चा करा। लेकिन उसने क्या बताया, वो कह रहा है कि जो बी लिमिटेड है वो अपना खर्चा उन्होंने डिसाइड करा कि हम 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। एडवर्टाइजिंग का खर्चा बी लिमिटेड ने सोचा कि हम 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ये खर्चा 1/1/2020 को करा गया। तो जब बी लिमिटेड फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचेगी, यानी कि 31/12/2020 को पहुंचेगी, तो ये 1/3 खर्चा राइट ऑफ करेगी, क्योंकि उन्हें डिसाइड कर लिया है कि हम 3 साल में ये खर्चा राइट ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब बी लिमिटेड 90,000 का 30,000 राइट ऑफ करेगी ना, तो 30,000 राइट ऑफ करेगी। अब 30,000 राइट ऑफ करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 31/12/2020 का एंड हुआ, जब 31/12/2020 का एंड हुआ, तो हम इसको ये भी कहेंगे कि बी लिमिटेड ने ये खर्चा 60,000 कैरी फॉरवर्ड कर लिया, यानी कि पूरा खर्चा राइट ऑफ नहीं करा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब 31/12/2021 में ये जो लाइन लिखी है, तो वो मैं उसका भी मतलब साथ साथ बता रहा हूं। कैरी फॉरवर्ड कर लिया उन्होंने ईयर 2020 में ये खर्चा। अब क्या हुआ, अब जगह थोड़ी कम है, मैं वैसे बता रहा हूं। अब जब 31/12/2021 को हम पहुंचेंगे तो इस 60,000 में फिर हम 30,000 राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये 90,000 का जो खर्चा है उसको 1/3 यानी कि 30,000 3 बारी हम राइट ऑफ करेंगे, ये हमने डिसाइड करा। तो मैं जब सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचा 31/12/2021 को 30,000 का खर्चा हमने राइट ऑफ करा होगा, और अभी भी 30,000 का खर्चा हमने कैरीड फॉरवर्ड कर लिया है। ये जो लाइन लिखी हुई है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ बी लिमिटेड include advertising expenditure carried forward 60,000 in 2020 and 30,000 in 2021। इसका मतलब मैंने 20 में खर्चा कैरी फॉरवर्ड कितना करा, 60,000। कैरी फॉरवर्ड का मतलब इतना खर्चा राइट ऑफ नहीं करा, और 21 में मैंने ये खर्चा कैरी फॉरवर्ड करा है 30,000। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये खर्चा अभी भी राइट ऑफ करना है। इसका मतलब ये है कि बी लिमिटेड ने अभी तक 30,000 का खर्चा राइट ऑफ नहीं करा हुआ है, और ये खर्चा इनके जो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर इंक्लूड होगा। इज इट क्लियर टू यू? वो ये पॉइंट पहले तो समझना है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैरीड फॉरवर्ड 60,000 इन 2020, ये मैंने तुम्हें बताया, एंड ₹30,000 इन 21। तो इसका मतलब अभी भी बी लिमिटेड की बुक्स में 30,000 का खर्चा है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड। जो ए लिमिटेड ने सिमिलर खर्चा करा था उनको उन्होंने उसी साल राइट ऑफ कर दिया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ए लिमिटेड ने 90,000 का ये जो खर्चा करा, इन्होंने तो इसको पूरा का पूरा 100% राइट ऑफ कर दिया इसी साल में। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ए लिमिटेड की बुक्स में कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा है, इन्होंने तो सारा राइट ऑफ कर दिया। इनकी बुक्स में 30,000 का खर्चा राइट ऑफ अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इस 30,000 के खर्चे को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा, राइट ऑफ करेंगे तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस 48,000 है इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, और राइट ऑफ जब हम करते हैं कि खर्चों को तो प्रॉफिट कम होता है, तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन 30,000 से कम हो जाएगी। इसका मतलब जब हम अब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व एंड, पहले तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा ये मैंने यहां तुम्हें बता दिया। रिजर्व एंड सरप्लस तुम लिखोगे 7,14,000, उसमें 34,000 माइनस करोगे, 9,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड करोगे, और ये एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा 30,000 राइट ऑफ करना है इसको भी माइनस करेंगे।
बस ये इसमें मेन आइटम है। बाकी ये 170 आ जाएगा, ट्रेड पेबल इतने ही आ जाएंगे, ये 430 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो तुम्हें दी हुई थी 2,24,000 की नेट फिगर जो है वही तुम लिखोगे 320 माइनस 96। और करंट एसेट्स जब तुम लिखोगे तो 742 माइनस 34 जो भी फिगर आ जाएगी, इन्वेंट्री 34 से कम होगी। ट्रेड रिसेबल जो है वो 9 लाख के आ जाएंगे, कैश एट बैंक 3,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंस 48 माइनस 30,000 आ जाएंगे। ये तुम्हें करना है और यही चीज मैंने तुम्हें यहां कर करके दी हुई है। यानी कि देखो जब बैलेंस शीट ये 31/12/2021 को तुम बनाओगे, 31/12/2021 को बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड रीस्टेटेड भी वर्ड लिख देना चाहिए, रीस्टेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। तो सबसे पहले तो तुम रिजर्व एंड सरप्लस, पहला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस ही दिया हुआ था तुम्हारा। चल शेयर कैपिटल मैंने लिखना भूल गया, शेयर कैपिटल लिख लेना पहले तो। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें नोट्स, तो शेयर कैपिटल अच्छा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 लाख रुपीस के शेयर कैपिटल है। अब जो रिजर्व्स गिवन है बी लिमिटेड के 7,14,000 मैंने बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये गलती से यहां लेस करके लिखा है, इसको ऐड करना है, बहुत मिस प्रिंट करके रखी है। वैसे तुम्हारी बुक्स में ये करेक्टेड होगा, लेकिन फिर भी ये ऐड करेंगे 9,000। क्यों? क्योंकि जब जो प्रोविजन हमने बनाया था उसको हम वापस ले रहे हैं। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट कम होता है और प्रोविजन का पैसा दोबारा पीएनएल में डालते हैं तो वो बढ़ जाएगा 9,000 से। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ये आप माइनस करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा एडवर्टाइजिंग खर्चे अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो अब जो फिगर आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर वो 6,59,000 की आ जाएगी। इस तरीके से आपने करना है। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फिगर है वैसे ही लिख देंगे। ट्रेड पेबल मिला करके लिख देना, मिला करके नहीं सॉरी, जो करंट ईयर की फिगर से, क्योंकि हमें तो करंट ईयर की बैलेंस शीट को यहां मैंने गलती से शायद अच्छा नहीं मैंने लिखा है 170 494 430। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी लायबिलिटी साइड की। एसेट साइड में मैंने तुम्हें बताया, ये तुम्हें दिया ही हुआ है। करंट ईयर में 3,20,000 कॉस्ट है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट की, 96 का डेप्रिसिएशन है, तो वो नेट फिगर लिखोगे। इन्वेंट्री 742 की थी, फॉल हो गई 34,000 से, अब 7,08,000 लिखोगे। इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, और ये 8,91,000 ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस 9,000 आउटर कॉलम में 9 लाख लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? कैश इक्विवेलेंट 3,000 लिखेंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस की फिगर भी ठीक करनी पड़ेगी। प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारा आएगा -30,000 जो एडवर्टाइजमेंट खर्चे हैं। जब तुम राइट ऑफ करोगे तो जो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर 30,000 का अमाउंट इंक्लूडेड था वो कम हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में ये फिगर 12,000 की आ जाएगी। इस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट कैसे करा जाता है ये तुम्हें इस क्वेश्चन में समझाया गया। तो लॉ ये कहता है कि जो तुम्हारी क्या बोलते हैं पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर और यूनिफॉर्म होनी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके। इन केस कभी वैसे ये अब तुम हाई लेवल पे अब अगले लेवल पे पढ़ोगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिसी को एकदम से हम चेंज नहीं कर पाते, तो उस केस में हमें डिस्क्लोजर नोट्स देने पड़ते हैं, वो बात का मैटर है। तो इस तरीके से इसमें करा जाएगा। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं, तो ये एमसीक्यूज भी फिर आप करेंगे, ठीक है। तो ये था कंसोलिडेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अफसोस मुझे ये होता है कि बच्चे उस तरीके से या तो लगता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता ही नहीं रहे हो, करेक्ट, और इतनी बेहतरीन और लाजवाब पोटेंट सॉलिड कोचिंग तुम्हें मिल रही है, और उस तरीके से आपके फीडबैक जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं। देखो जब आप इस तरह से करेंगे तो जो हमारी एसोसिएटेड साइट्स होंगी वो भी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर डालने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेरित होती हैं। तो इसलिए आपका सपोर्ट इस सेंस में हमें चाहिए होता है, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ये चैप्टर फिर आपका अब फिनिश अप होता है। शैल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।